जब अचानक पैसों की जरूरत आन पड़ती है और घर में सोना भी रखा है, तो अक्सर ये सवाल मन में आता है, क्या इसे बेचना ही पड़ेगा या फिर बिना बेचे भी इसकी कीमत का फायदा उठाया जा सकता है। आज हम इसी की तह तक जाएंगे। हमारे पास कुछ श्रोताओं के साझा किए हुए स्रोत हैं जो दो मुख्य विकल्पों पर रोशनी डालते हैं। पहला है सोना ऋण यानी गोल्ड लोन और दूसरा है सोना ओवरड्राफ्ट या गोल्ड ओवरड्राफ्ट। सुनने में थोड़े एक जैसे लगते हैं ना? हाँ बिल्कुल, नाम मिलते जुलते हैं पर इनके काम करने का तरीका वो काफी अलग है। तो आज हमारा मकसद यही है कि इन दोनों को अच्छी तरह समझें। ये आखिर हैं क्या, इनमें क्या फर्क है और सबसे जरूरी, किसके लिए कौन सा विकल्प सही बैठता है। असल में सही चुनाव शायद सिर्फ 3 बातों पर टिका है। कितनी रकम चाहिए, कितने समय के लिए और कितनी बार चाहिए होगी। हाँ, इन्हीं 3 सवालों के जवाब से काफी कुछ साफ हो जाएगा। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं ज्यादा जाने पहचाने विकल्प से, सोना ऋण गोल्ड लोन। हाँ, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसमें आप अपने सोने के गहने या सिक्के जो भी हैं बैंक या एनबीएफसी के पास गिरवी रखते हैं और उसके बदले आपको एक मुश्त मतलब एक फिक्स्ड रकम मिल जाती है। सही। और वो रकम कितनी होगी ये बैंक तय करता है आपके सोने की कीमत लगाकर। हाँ, वो वैल्यूएशन करते हैं। आमतौर पर कितना मिल जाता है मार्केट वैल्यू का? हाँ, आमतौर पर बाजार मूल्य का लगभग 75% तक लोन मिल सकता है। आरबीआई की गाइडलाइन है ये। अच्छा, 75% तक। और ये पैसा सीधा अकाउंट में आ जाता है। बिल्कुल, पैसा सीधा आपके बैंक खाते में। फिर आप इसे चुकाते हैं। 2 तरीके होते हैं मोटे तौर पर। एक तो वो ईएमआई वाला है ना, हर महीने एक तय किश्त। हाँ, एक वो है फिक्स मंथली ईएमआई, या फिर दूसरा ऑप्शन होता है बुलेट पेमेंट का। बुलेट पेमेंट वो क्या होता है? उसमें आप लोन की पूरी अवधि के दौरान सिर्फ ब्याज चुकाते हैं, हर महीने या हर 3 महीने पर जैसा भी तय हो। और जो मूल रकम है, प्रिंसिपल अमाउंट, वो आप लोन की अवधि खत्म होने पर एक साथ चुकाते हैं। ओके, तो ये 2 मुख्य तरीके हो गए चुकाने के। बिल्कुल। और सोना ऋण की एक बहुत जरूरी बात जो कई बार लोग ध्यान नहीं देते, क्या? वो ये है कि जैसे ही पैसा आपके खाते में आया, उसी दिन से पूरे लोन की रकम पर ब्याज लगना शुरू हो जाता है। पूरी रकम पर? हाँ, चाहे इस्तेमाल किया हो या नहीं। हाँ, चाहे आपने उसमें से 1 रुपया खर्च किया हो या सारा का सारा, ब्याज पूरे डिस्बर्स्ड अमाउंट पर लगेगा पहले दिन से। ये वाकई एक अहम पॉइंट है, ध्यान रखने वाला। ठीक है, तो ये तो हुआ गोल्ड लोन। हाँ, अब आते हैं दूसरे विकल्प पर, सोना ओवरड्राफ्ट। ये थोड़ा अलग है जैसा आपने कहा, इसे कैसे समझें? हाँ, ये थोड़ा अलग है। सोना ओवरड्राफ्ट को समझने का सबसे आसान तरीका है, इसे आप सोने की गारंटी पर मिला एक तरह का क्रेडिट कार्ड समझिए। क्रेडिट कार्ड जैसा मतलब ये कि बैंक आपके सोने की कीमत के आधार पर एक लिमिट तय कर देता है। मान लीजिए आपके सोने के हिसाब से 2 लाख रुपए की लिमिट तय हुई। ठीक है। बैंक आपके लिए खास ओवरड्राफ्ट खाता खोल देगा इस लिमिट के साथ। अब आप इस 2 लाख रुपए की लिमिट में से जब चाहें, जितनी जरूरत हो, उतनी रकम निकाल सकते हैं, एक बार में या कई बार में। अच्छा, मतलब फिक्स्ड अमाउंट नहीं मिलता शुरुआत में? नहीं, एक मुश्त पैसा नहीं मिलता। ये एक लिमिट है, जैसे क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है, आप जरूरत के हिसाब से निकालते हैं। और यहीं पर ब्याज का फर्क आता है ना? बिल्कुल, यही सबसे बड़ा अंतर है। ओवरड्राफ्ट में ब्याज सिर्फ उसी रकम पर लगता है जो आपने निकाली है। ओके। और वो भी सिर्फ उतने ही दिनों के लिए जितने दिन आपने वो पैसा इस्तेमाल किया है। वाओ, मतलब अगर 2 लाख रुपए की लिमिट है और मैंने सिर्फ 50,000 रुपए निकाले 15 दिन के लिए, तो ब्याज सिर्फ 50,000 रुपए पर लगेगा, और वो भी सिर्फ 15 दिन का। पूरे 2 लाख रुपए पर नहीं और पूरे महीने का भी नहीं। ये तो बहुत फ्लेक्सिबल लगता है। हाँ है, और इसमें यह भी सुविधा है कि आप लिमिट के अंदर पैसे निकाल सकते हैं, चुका सकते हैं और फिर जरूरत पड़ने पर दोबारा निकाल सकते हैं। मतलब बार बार अप्लाई नहीं करना पड़ता? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह की चलती फिरती रिवॉल्विंग क्रेडिट लाइन है आपके सोने के अगेंस्ट। ये तो सुनने में काफी फायदेमंद लग रहा है, खासकर ब्याज के हिसाब से। लेकिन फिर लागत का क्या? क्या ओवरड्राफ्ट हमेशा सस्ता पड़ता है? देखिए, यहीं पर मामला थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है। ऐसा जरूरी नहीं कि ये हमेशा सस्ता ही पड़े। क्यों? क्योंकि आमतौर पर सोना ओवरड्राफ्ट की जो ब्याज दरें होती हैं, इंटरेस्ट रेट्स, वो सामान्य गोल्ड लोन की दरों से थोड़ी ज्यादा होती हैं। अच्छा, क्यों? बैंक ये थोड़ी ज्यादा दर इसलिए रखते हैं क्योंकि इसमें वो आपको बहुत ज्यादा लचीलापन दे रहे हैं। जी हाँ। उन्हें ठीक से पता नहीं होता कि आप कब और कितना पैसा निकालेंगे। हाँ, उनके लिए फंड मैनेजमेंट थोड़ा मुश्किल होता होगा। बिल्कुल, तो वो उस सुविधा और उस अनिश्चितता दोनों की थोड़ी कीमत वसूलते हैं ज्यादा ब्याज दर के रूप में। तो फिर असली लागत कैसे तय होगी? कौन सा महंगा पड़ेगा?
असली लागत इस बात पर निर्भर करती है कि कोई इस सुविधा का इस्तेमाल कैसे करता है। अनुशासन बहुत जरूरी है यहाँ। अनुशासन मतलब ये कि अगर किसी ने 2 लाख रुपए की ओवरड्राफ्ट लिमिट ली और मान लीजिए पूरे 2 लाख रुपए निकालकर पूरे साल इस्तेमाल किए, तो क्योंकि ब्याज दर थोड़ी ज्यादा है तो हो सकता है ये सामान्य गोल्ड लोन से महंगा पड़ जाए। अच्छा, हाँ, क्योंकि पूरी रकम इस्तेमाल हुई और दर भी ज्यादा थी। सही। लेकिन अगर कोई उसी 2 लाख रुपए की लिमिट में से कभी 30,000 रुपए निकालता है 15 दिन के लिए, फिर चुका देता है, फिर कभी 50,000 रुपए निकालता है 1 महीने के लिए और बाकी समय लिमिट इस्तेमाल ही नहीं करता, हाँ, तो क्योंकि ब्याज सिर्फ इस्तेमाल की गई रकम पर और कम समय के लिए लगा, तो कुल मिलाकर ब्याज की लागत गोल्ड लोन के मुकाबले काफी कम हो सकती है। समझ गई। तो ये पूरी तरह इस्तेमाल के पैटर्न पे निर्भर करता है, सिर्फ ब्याज दर देखकर फैसला नहीं ले सकते। बिल्कुल नहीं। इस्तेमाल का तरीका ही तय करेगा कि असल में जेब पर कितना बोझ पड़ेगा। इससे ये सवाल उठता है कि फिर किसे कौन सा विकल्प चुनना चाहिए। मान लीजिए किसी को एकदम से जरूरत आ पड़ी, बच्चे की स्कूल फीस भरनी है या कोई मेडिकल इमरजेंसी है। हाँ, ऐसी सिचुएशन जहां आपको एक निश्चित रकम की जरूरत है एक ही बार में और आपको पता है कि खर्चा कितना है, जैसे डॉक्टर का बिल या कॉलेज की फीस। बिल्कुल ऐसी फिक्स्ड वन टाइम जरूरतों के लिए सोना ऋण ज्यादा सीधा और शायद बेहतर विकल्प है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कितना पैसा चाहिए, आप लोन लेंगे, पैसा मिल जाएगा और एक तय ईएमआई बन जाएगी। सब कुछ क्लियर रहता है। हाँ, जैसे मेडिकल बिल है, सर्जरी है, रकम लगभग तय होती है। हाँ, या शिक्षा के लिए फीस देनी है, शादी ब्याह में वेन्यू बुकिंग या केटरिंग का खर्चा है, घर की मरम्मत करानी है जिसका बजट तय है। स्ट्रक्चर मिल जाता है। बिल्कुल, आपको एक मुश्त पैसा चाहिए और आप एक तय ईएमआई शेड्यूल के साथ ठीक हैं, तो गोल्ड लोन स्पष्टता देता है। ठीक है, ये तो हुई एक मुश्त जरूरतें। पर अगर किसी को बार बार पैसों की जरूरत पड़ती हो, जैसे कोई छोटा दुकानदार है। हाँ बिल्कुल, यहीं पर सोना ओवरड्राफ्ट की असली खूबी सामने आती है। कैसे? ये उन लोगों के लिए बहुत कारगर है जिनकी फंडिंग की जरूरतें लगातार बदलती रहती हैं या बार बार होती हैं, मतलब फिक्स नहीं है। जैसे कौन लोग? खास तौर पर छोटे व्यापारी और दुकानदार जिन्हें वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है। कभी स्टॉक खरीदना है, कभी सप्लायर को पेमेंट करनी है, कभी महीने के खर्चे चलाने हैं जब बिक्री कम हो। हाँ, उनका कैश फ्लो ऊपर नीचे होता रहता है। बिल्कुल, उन्हें अक्सर अंदाजा नहीं होता कि अगले महीने ठीक कितनी रकम चाहिए होगी। और कौन? सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स जैसे कंसल्टेंट, फ्रीलांसर या छोटे उद्यमी जिनकी आमदनी रेगुलर नहीं होती। बिजनेस के लिए अचानक पैसों की जरूरत पड़ सकती है। या फिर ऐसे लोग जिन्हें एक बड़ी रकम के बजाय समय समय पर छोटी छोटी रकम की जरूरत पड़ती है। तो उनके लिए ओवरड्राफ्ट ज्यादा सुविधाजनक है। हाँ, क्योंकि उन्हें बार बार लोन अप्लाई करने की झंझट नहीं होती। एक बार लिमिट मिल गई तो जब जरूरत हो निकालो, काम हो जाए तो वापस जमा कर दो, फिर जरूरत पड़े तो फिर निकाल लो। मैंने एक उदाहरण सुना था, एक छोटे रेस्टोरेंट वाले का। अच्छा। हाँ, त्योहारों के टाइम अचानक ज्यादा स्टॉक मंगवाना पड़ा। लोन लेने में तो टाइम लगता। हाँ, प्रोसेस होता है पूरा। लेकिन उनके पास ओवरड्राफ्ट लिमिट पहले से थी, तो तुरंत पैसे निकालकर काम चला लिया। फिर जैसी बिक्री बढ़ी, पैसे वापस डाल दिए। बिल्कुल सही उदाहरण है ये। इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी देता है ओवरड्राफ्ट। ये तो काफी प्रैक्टिकल लगता है बिजनेस वालों के लिए। अब अगर अवधि की बात करें, मतलब कितने समय के लिए मिलते हैं ये? सोना ऋण की अवधि यानी टेन्यूर आमतौर पे कम होती है, जैसे 6 महीने से लेकर 36 महीने यानी 3 साल तक। और ज्यादातर बैंक कितना देते हैं? ज्यादातर बैंक 12 महीने मतलब 1 साल की अवधि पसंद करते हैं। और चुकौती, वो ईएमआई या बुलेट पेमेंट? हाँ, वही 2 तरीके। ईएमआई में तो हर महीने मूलधन और ब्याज दोनों जाता है। बुलेट रीपेमेंट में जैसा बताया, आप अवधि के दौरान सिर्फ ब्याज देते हैं और मूलधन आखिर में एक साथ। ये बुलेट रीपेमेंट वाला ऑप्शन किसके लिए सही रहता है? ये उन लोगों के लिए ज्यादा ठीक है जिन्हें पता है कि भविष्य में कहीं से एक मुश्त पैसा आने वाला है। जैसे कोई प्रॉपर्टी बेचने से पैसा आना हो, या कोई इन्वेस्टमेंट मैच्योर हो रहा हो, या किसी कारोबारी को कोई बड़ा पेमेंट मिलने वाला हो। अच्छा। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखनी होती है, क्योंकि आप मूलधन आखिर तक नहीं चुकाते। हाँ। तो पूरे मूलधन पर पूरी अवधि के लिए ब्याज लगता रहता है। इससे कुल ब्याज का बोझ काफी बढ़ सकता है ईएमआई वाले ऑप्शन के मुकाबले। ये तो है। ठीक है। और ओवरड्राफ्ट की अवधि, क्या वो भी 1-2 साल में खत्म हो जाती है? नहीं, ओवरड्राफ्ट का हिसाब अलग है। ये एक रिवॉल्विंग सुविधा की तरह काम करता है। रिवॉल्विंग मतलब इसकी कोई तयशुदा एंड डेट नहीं होती जैसे लोन की होती है कि 12 महीने में खत्म। बैंक आमतौर पर साल में एक बार इसकी समीक्षा करते हैं, रिन्यू करते हैं। रिव्यू क्या देखते हैं उसमें? देखते हैं कि खाता ठीक से चल रहा है या नहीं, आपने पेमेंट टाइम पे की है, सोने की मौजूदा कीमत क्या है वगैरह। अगर सब ठीक है तो ये सुविधा आगे चलती रहती है। तो ये सालों साल चल सकती है? हाँ, जब तक आप और बैंक दोनों चाहें और आप शर्तें पूरी करते रहें।
ये उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है जिन्हें लंबे समय तक लेकिन रुक रुक कर पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे बिजनेस चलाने के लिए। ही बेहतर है, क्योंकि उसमें ब्याज दर अक्सर थोड़ी कम होती है, ईएमआई तय होती है, सब कुछ पता होता है। हाँ, अगर निश्चितता और स्ट्रक्चर चाहिए और ब्याज दर कम मिल रही है तो लोन बेहतर लगता है। आप ज्यादा उधार लेने के लालच से भी बचते हैं और चुकौती का रास्ता भी साफ होता है। लेकिन अगर थोड़ी भी अनिश्चितता है कि अरे शायद 6 महीने बाद फिर जरूरत पड़ जाए, या अगले साल फिर कुछ पैसे चाहिए हो, तो बार बार लोन लेने की प्रक्रिया से गुजरना, हर बार कागजी कार्रवाई, फिर से सोने का मूल्यांकन, वो काफी झंझट भरा हो सकता है। हाँ, वो तो है। उस लिहाज से ओवरड्राफ्ट ज्यादा सुविधाजनक हो सकता है। एक बार सेटअप हो गया तो बस इस्तेमाल करते रहो। लेकिन आपने पहले अनुशासन की बात की थी, वो यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है फिर। बिल्कुल, यही इस सुविधा का कह सकते हैं कि सबसे बड़ा चैलेंज है। लचीलापन एक दोधारी तलवार है। कैसे? सोना ओवरड्राफ्ट का सही इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा वित्तीय अनुशासन चाहिए होता है गोल्ड लोन के मुकाबले। क्यों? क्योंकि ईएमआई नहीं है। हाँ, क्योंकि कोई तय ईएमआई नहीं है जो आपको हर महीने मूलधन चुकाने पर मजबूर करे, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ न्यूनतम ब्याज चुकाते रहते हैं। अच्छा। और मूलधन वो वैसा का वैसा ही बना रहता है या बहुत धीरे धीरे कम होता है। इससे तो कर्ज कभी खत्म ही नहीं होगा। सही कहा। और ब्याज पर ब्याज लगने से कुल लागत बहुत बढ़ जाती है। हाँ। अगर कोई अपने खर्चों को ठीक से ट्रैक नहीं करता या निकाली गई रकम को जल्दी चुकाने का खुद से लक्ष्य नहीं रखता, तो ओवरड्राफ्ट एक मददगार टूल के बजाय एक बोझ, एक जाल बन सकता है। हाँ। ये थोड़ा क्रेडिट कार्ड के बिल जैसा है। अगर सिर्फ मिनिमम पेमेंट करते रहें तो कर्ज का पहाड़ बन जाता है। हाँ, वो ईएमआई का डर कह लीजिए या स्ट्रक्चर, वो थोड़ा अनुशासन बनाए रखता है ना? बिल्कुल। गोल्ड लोन में वो बाहरी अनुशासन होता है। आप चाहकर भी मूलधन की चुकौती को टाल नहीं सकते। लोन एक तय समय में खत्म हो ही जाता है। ये उन लोगों के लिए मददगार है जिन्हें खुद पर नियंत्रण रखने में थोड़ी मुश्किल होती है। हाँ, अब एक और जोखिम है जिस पर बात करनी जरूरी है, खासकर ओवरड्राफ्ट के मामले में। अच्छा, वो क्या है? वो है सोने की कीमतों में गिरावट का जोखिम। सोने की कीमत गिरने का रिस्क, वो लोन या ओवरड्राफ्ट को कैसे प्रभावित करता है? देखिए, बैंक या एनबीएफसीज जब लोन या ओवरड्राफ्ट देते हैं तो वो आरबीआई के नियमों के मुताबिक लोन टू वैल्यू यानी एलटीवी रेशो देखते हैं। हाँ, वो 75% वाला। बिल्कुल। यानी अगर आपके सोने की कीमत 1 लाख रुपए है तो आपको अधिकतम 75,000 रुपए का लोन या ओवरड्राफ्ट लिमिट मिलेगी। अब सोचिए, बाजार में सोने की कीमतें अचानक काफी गिर जाती हैं, तो आपके गिरवी रखे सोने की कीमत भी कम हो जाएगी। हाँ, तो बैंक का वो 75% एलटीवी रेशो गड़बड़ा जाएगा। लोन की रकम अब घटे हुए सोने के मूल्य के 75% से ज्यादा हो सकती है। ओह, तो बैंक क्या करेगा? ऐसी सूरत में बैंक 75% एलटीवी बनाए रखने के लिए आपसे कह सकता है कि आप या तो बकाया रकम का कुछ हिस्सा तुरंत चुका दें ताकि लोन अमाउंट कम हो जाए, या फिर आप और सोना लाकर गिरवी रखें ताकि कुल सोने की वैल्यू बढ़ जाए। इसे मार्जिन कॉल भी कहते हैं। ये मार्जिन कॉल, ये ओवरड्राफ्ट में ज्यादा रिस्की क्यों है? क्योंकि सोना ऋण में तो आपको शुरुआत में ही एक मुश्त पैसा मिल गया और आप उसे चुका रहे हैं। लोन डिस्पर्स होने के बाद आमतौर पर बैंक बीच में सोने का दोबारा मूल्यांकन नहीं करते, वो लोन फिक्स हो गया। लेकिन ओवरड्राफ्ट खाता खुला रहता है, वो एक चलती हुई लिमिट है। इसलिए अगर सोने के दाम गिरते हैं तो बैंक बीच में भी आपके खाते की समीक्षा करके ये मार्जिन कॉल की मांग कर सकता है। ये तो बड़ी जरूरी बात है। मतलब अगर सोने के दाम बहुत गिर गए तो आपको अचानक से और पैसे देने पड़ सकते हैं या और सोना रखना पड़ सकता है। हाँ, ये जोखिम ओवरड्राफ्ट के साथ जुड़ा है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। तो अब तक की सारी बातचीत को अगर समेटें तो एक तरह का फैसला लेने का फ्रेमवर्क क्या बन सकता है? कब किसे क्या चुनना चाहिए, सरल शब्दों में? हाँ, बिल्कुल। देखिए, सोना ऋण के बारे में सोचें। यदि आपकी जरूरत एक निश्चित रकम की है, आपको पता है कितना पैसा चाहिए, ठीक है। खर्च एक मुश्त है, जैसे मेडिकल बिल, एडमिशन फीस, शादी का कोई बड़ा खर्च। आप एक स्ट्रक्चर्ड चुकौती प्लान चाहते हैं, जैसे कि तय मासिक ईएमआई। ओके। आपको लगता है कि ईएमआई का अनुशासन आपके लिए जरूरी है ताकि लोन समय पर खत्म हो। सही। और आप लोन को एक निश्चित अपेक्षाकृत छोटी अवधि में, जैसे 1 से 3 साल में चुकाना चाहते हैं। ठीक है, ये सोना ऋण के लिए हो गया। और सोना ओवरड्राफ्ट के बारे में कब सोचना चाहिए? सोना ओवरड्राफ्ट तब बेहतर हो सकता है जब आपकी पैसों की जरूरत अनिश्चित है या बदलती रहती है।
कभी कम, कभी ज्यादा। आप बिजनेस चलाते हैं और आपको वर्किंग कैपिटल के लिए बार बार अलग अलग रकम की जरूरत पड़ती है। हाँ, वो कैश फ्लो वाली बात। आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और आपकी आमदनी रेगुलर नहीं है। ओके। आप आर्थिक रूप से अनुशासित हैं। आपको भरोसा है कि आप इस्तेमाल की गई रकम को ट्रैक करेंगे और जल्दी चुकाने की कोशिश करेंगे। ये बहुत जरूरी है। आप बार बार लोन अप्लाई करने की झंझट से बचते हुए पैसे निकालने, चुकाने और फिर से निकालने की सुविधा चाहते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, मतलब। और हाँ, आप सोने की कीमतों में गिरावट के जोखिम, मार्जिन कॉल को समझने और उसे संभालने के लिए तैयार हैं। तो ये क्लियर हो गया। तो कुल मिलाकर दोनों ही तरीके सोने को बिना बेचे इस्तेमाल करने का रास्ता देते हैं, लेकिन एक रास्ता ज्यादा सीधा और बंधा हुआ है, यानी सोना ऋण। हाँ, स्ट्रक्चर्ड वाला। जबकि दूसरा ज्यादा खुला और लचीला है, सोना ओवरड्राफ्ट, पर उसके साथ ज्यादा जिम्मेदारी भी आती है। बिल्कुल। तो सही चुनाव इस बात पर निर्भर नहीं करता कि कौन सा अच्छा है या बुरा। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इस पर कि किसी की अपनी स्थिति क्या है, जरूरत किस तरह की है, चुकाने की क्षमता और आदत कैसी है, कितनी बार पैसे चाहिए होंगे, और सबसे जरूरी, कोई कितना अनुशासित है। हाँ, इन सवालों के ईमानदार जवाब ही सही राह दिखा सकते हैं। तो संक्षेप में यही कह सकते, जरूरत तय है तो ऋण, जरूरत बदलती रहती है तो ओवरड्राफ्ट, लेकिन अनुशासन के साथ। एकदम सही। चुनाव पूरी तरह जरूरत और स्वभाव का मेल है। बिल्कुल। और अंत में एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। हाँ, जरूर। सिर्फ लोन के प्रकार से हटकर सोचें। जब आप सोना गिरवी रखते हैं, जो अक्सर भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई चीज होती है, हो सकता है विरासत में मिली हो। हाँ, बिल्कुल, गहने वगैरह। तो क्या इस तरह के लोन को मैनेज करने का तरीका एक सामान्य क्रेडिट कार्ड बिल, जो कि एक असुरक्षित लोन है, उसको मैनेज करने से मनोवैज्ञानिक रूप से अलग होता है? इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या अपनी कोई कीमती पर्सनल चीज दांव पर लगाने से उधार लेने और उसे चुकाने का व्यवहार बदलता है? क्या लोग ज्यादा जिम्मेदार हो जाते हैं या ज्यादा तनाव महसूस करते हैं? इस पर वाकई सोचने की जरूरत है। हाँ, इस पर भी गौर किया जा सकता है।